एपिसोड 15। बारिश और नजदीकियां। तीनों लड़कियां खाने के बाद बातें करते हुए आगे बढ़ गई। ऋषि भी उनके पीछे जाने लगा तो मोहित ने उसका हाथ पकड़ रोकते हुए कहा, तुझे थोड़ा अजीब नहीं लगा? क्या अजीब लगना था? दुआ का शौर्य की सेक्रेटरी बनना अजीब क्यों लगेगा? ये तो अच्छी बात है। ऋषि की बातों पर फ्रस्ट्रेटेड होकर मोहित ने कहा, मैंने एक मैगजीन में पढ़ा था, शौर्य को लड़कियां पसंद नहीं, वो उनसे दूर ही रहना पसंद करता है। अगर ये सच है तो उसने दुआ को कैसे अपनी सेक्रेटरी बनने दिया? ओ, अब समझा, तुझे जलन हो रही है। जब इतना सोचता है उसके बारे में तो उसे प्रपोज क्यों नहीं करता? ऋषि अपनी बात कहकर आगे बढ़ गया पर मोहित वहीं खड़ा सोचता रहा। दुआ लंच के बाद टॉप फ्लोर पर तो आ गई थी, पर उसे शौर्य के कैबिन में जाने से डर लग रहा था। वो शौर्य के कैबिन के बाहर कॉरिडोर में हाथों को मसलते हुए इधर से उधर चक्कर काटते हुए टहल रही थी। तो वहीं एक शख्स अपने दोनों हाथ बांधे अपनी क्यूट आंखों से उसे देख रहा था। जब काफी देर तक दुआ ने अपनी नजरें ऊपर नहीं की तो उस शख्स ने कहा, तुम अंदर क्यों नहीं आ रही हो? आवाज सुनकर दुआ ने अपनी झुकी पलकों को ऊपर उठाया। सामने शौर्य खड़ा उसे ही देख रहा था। दुआ ने शौर्य से नजरें मिलते ही कहा, हम आ ही रहे थे। अपनी बात कहकर दुआ धीमे कदमों से चलकर अंदर गई। उसने देखा शौर्य की टेबल पर एक न्यू लैपटॉप था। दुआ समझ गई शौर्य को अपने लैपटॉप के टूटने के बारे में पता चल गया है, पर उन्होंने हमें अभी तक कुछ कहा क्यों नहीं? दुआ ने सोचते हुए खुद से ही कहा। शौर्य अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया। शौर्य लैपटॉप पर अपनी उंगलियां चलाने लगा। हमने जानबूझकर आपका लैपटॉप नहीं तोड़ा, वो गलती से टूट गया। दुआ ने डरते हुए कहा, भूल जाओ ये सब और काम करो। शौर्य को फॉलो करते हुए दुआ ने कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ गई। तभी शौर्य ने फिर से कहा, मेरे कैबिन के बराबर वाला कैबिन तुम्हारा है, तुम वहां बैठकर अपना काम कर सकती हो। दुआ ने रो के कहा और चली गई। अपने कैबिन में पहुंचकर दुआ ने देखा वो कैबिन भी काफी बड़ा और पॉश था। दुआ चेयर पर बैठते हुए बोली, अब हम आराम से काम करेंगे यहाँ। शौर्य सर के सामने बैठकर काम करने में हमें तो डर लगता है। शौर्य ने अपनी जेब से रिमोट निकालकर एक बटन प्रेस किया। जो ग्लास वॉल ब्लैक कॉलर की थी अब वो विजिबल हो गई थी। शौर्य अब दुआ को देख सकता था। वो कैबिन में बैठे हुए ही दुआ को देख पा रहा था। दुआ को काम में पूरी तरह डूब चुकी थी। उसे इस तरह मन लगाकर काम करते देखकर शौर्य ने कहा, एम्बिशियस गर्ल, और मुस्कुराते हुए भी अपना काम करने लगा। दुआ ने जब डेस्क पर रखी फाइलों को कंप्लीट कर टाइम देखा तो 6 बज रहे थे। ऑफिस आवर्स तो खत्म हो गए। शौर्य सर को ये फाइल दें दे, फिर घर चले जाएंगे। कहते हुए दुआ ने फाइल को उठाया और अपने कैबिन से निकलकर शौर्य के कैबिन में आ गई। शौर्य अभी भी लैपटॉप पर काम कर रहा था। दुआ ने जब डोर पर नॉक किया तो शौर्य ने उसे अंदर आने की परमिशन दी। दुआ ने शौर्य की टेबल पर फाइल रखते हुए कहा, सर ये फाइल कंप्लीट हो गई, क्या हम घर जा सकते हैं? शौर्य ने लैपटॉप से नजरें हटाई और दुआ को देखने लगा। शौर्य ने टाइम देखा और कहा, ठीक है तुम जाओ। एक दूसरे को बाय बोलकर सब चले गए। मोहित ने बाइक दुआ के सामने रोककर कहा, चल तुझे मैं घर छोड़ देता हूँ। तुम हमें घर छोड़ोगे? हाँ, यही तो कहा मैंने। तूने कुछ और सुना क्या? मोहित ने कहा, तुम्हारा घर हमारे घर के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो क्या हुआ? मैं छोड़ दूंगा ना, हम चले जाएंगे। अच्छा, घर तक नहीं, ऑटो स्टैंड तक तो छोड़ ही सकता हूँ ना तुझे। मोहित की बात मानकर दुआ उसकी बाइक पर बैठ गई। 0.5 दुआ के जाने के बाद शौर्य फिर से काम में डूब गया था। दुआ का घर। तो कैसा रहा आपका पहला दिन ऑफिस में? असद के पूछने पर दुआ सोचने लगी। सच बता नहीं सकते, झूठ बोल, हम बोलेंगे नहीं। कहाँ फंस गई दुआ? आपा घर में इतना तोड़ फोड़ करती है, पक्का ऑफिस में भी तोड़ फोड़ किया होगा। आरव ने दुआ को चिढ़ाते हुए कहा।
हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें आरव। कहाँ भाग रहे हो, रुको अभी बताते हैं हम तुम्हें। आरव के पीछे भागते हुए दुआ ने कहा। उन दोनों को फिर से लड़ते झगड़ते देखकर असद हंसने लगे। मन्नत ने असद को कुछ देते हुए कहा, ये आपका है। असद ने मन्नत के हाथ से उस छोटी सी पेन ड्राइव को लेकर देखते हुए कहा, ये हमारा तो नहीं लग रहा। तुमने दुआ से पूछा। हाँ पूछा था, ये दुआ का भी नहीं है। असद उस पेन ड्राइव को देखकर सोचने लगा और कुछ सोचते हुए कहा, तुम्हें ये मिला कहाँ से? जब हम कपड़े धोने के लिए डाल रहे थे तभी ये मिला हमें। मन्नत ने कहा। असद को जैसे कुछ याद आया और उसने कहा, हाँ ये हमारा ही है। अपनी बात कहकर असद अपने रूम आया और कबर्ड के ड्रॉ में पेन ड्राइव को रखते हुए खुद से कहा, उस आदमी ने ये हमें क्यों दिया, उसने ये कब किया होगा? कहते हुए वो फिर से सोचने लगा। तभी उसे याद आया वो आदमी उससे गले मिला था। शायद तभी उसने ये पेन ड्राइव हमारी पॉकेट में रखी होगी, तभी वो हमसे कह रहा था वो हमसे मिलने आएगा। इधर दुआ असद के पीछे भागते हुए गार्डन में आ गई थी। दुआ हांफते हुए बेंच पर बैठ गई। दुआ के बगल बैठते हुए आरव बोला, देखा बचा लिया ना आपको अब्बू से। दुआ ने अपने हाथ में पकड़ी चॉकलेट को आरव की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये हमारी मदद करने के लिए। हाँ आपा, आप हमें रिश्वत दे रही हैं। पापा ने कहा है ना रिश्वत लेना बुरी बात। खत्म करो अपनी नौटंकी और लो इसे, वरना खा जाएंगे हम। अब आप इतनी जिद कर रही है तो ले ही लेता हूँ। आरव ने दुआ के हाथ से चॉकलेट लेते हुए कहा, क्या तुम्हें एक्टर बनना है? नहीं, मैं तो एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो फिर ये इतनी नौटंकी क्यों करते हो? दुआ ने कहा, आप मुझे ऐसे डांट नहीं सकती। आपको हर बार मैं ही बचाता हूँ जब आप फंसती है तो। आरव ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ तो भाई तुम हमारे हो, हमारी मदद करना तुम्हारा फर्ज है। दुआ ने आरव के गाल खींचते हुए कहा, आह दर्द हो रहा आपा, छोड़ो हमें। आप भी कभी बड़े होने का फर्ज निभाइए और अब्बू से कहकर हमें वीडियो गेम खेलने को परमिशन दिलाइए। सॉरी, वो तो हम नहीं करेंगे। अत्याचारी आपा, आरव ने मुंह बनाते हुए कहा। आरव अपनी बात कहकर चॉकलेट खाने लगा। दुआ ने चॉकलेट के कुछ पीस तोड़ते हुए कहा, हमें भी दो थोड़ा। बच्चों पर अत्याचार भी करती है और उनकी चीजें छीन कर भी खाती है। आरव ने ये धीरे से कहा था पर दुआ ने उसे बड़बड़ाते हुए सुन लिया। कुछ कहा तुमने? दुआ ने पूछा। नहीं, मैं तो बस ये कह रहा था आप और लेंगी। नहीं तुम खाओ, दुआ ने कहा और दोनों बेंच पर बैठे चॉकलेट खाने लगे। इस बात से अनजान की दो आंखें उन दोनों को काफी देर से देख रही है। दोनों भाई बहन अपनी मस्ती में लगे थे। शौर्य अपनी कार में बैठा उन दोनों भाई बहन को मस्ती करते हुए देख रहा था। शौर्य के होठों पर छोटी सी मुस्कान था। उसकी आंखें दुआ के चेहरे पर ही थी। उसे इतना खुश देखकर शौर्य को एक सुकून मिल रहा था। रात के 10 बज रहे थे और दोनों भाई बहन गार्डन में बैठे चॉकलेट खा रहे थे। आरव ने तेज हवा को फील करते हुए कहा, लगता है आपा बारिश होने वाली है। अगर आज बारिश आई ना आरव तो कल हम 2 चॉकलेट ला कर देंगे तुम्हें। दुआ ने ये कहा ही था कि तभी एक बूंद उसके गाल पर आकर गिरी। दुआ ने अपनी आंखें बंद की और मुस्कुराने लगी। शौर्य कार में बैठा दुआ की हर हरकत को देख रहा था। आरव ने उठते हुए कहा, चलो आपा बारिश आ गई। दुआ ने कहा, तुम्हें पता है ना हमें बारिश कितनी पसंद है। हम नहीं आ रहे, तुम जाओ। हम जा रहे हैं और अम्मी से जाकर आपकी शिकायत करेंगे। आरव अपनी बात बोलकर अंदर चला गया। दुआ बेंच से उठी और दोनों हाथ फैलाते हुए बारिश में भीगने लगी। 0.5s दुआ ने बेबी पिंक कॉलर का सूट पहना था। बारिश में भीगने की वजह से दुआ के कपड़े उसकी स्किन से चिपक गए थे, जिसके वजह से उसका परफेक्ट फिगर शो रहा था। उसके लंबे बाल भी उसकी स्किन और बदन से चिपके हुए थे। बारिश की ठंडी बूंदों ने दुआ की गोरी रंगत को हल्का गुलाबी कर दिया था। शौर्य बिना पल के झपकाए दुआ को देख रहा था।
उसका जी चाह रहा था वो अभी दुआ के पास जाए और उसे हग कर ले। शौर्य का अपनी फीलिंग्स पर अच्छा कंट्रोल था, पर आज उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अंदर ही अंदर खुद से लग रहा हो। शौर्य ने अपना हाथ जोर से स्टीयरिंग पर मारा और अपनी लाल हो गई आंखों से दुआ को देखने लगा। शौर्य बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर पा रहा था। खुद को काबू करने से उसके जिस्म में गर्मी बढ़ती जा रही थी, जिसकी झलक उसकी लाल आंखों में दिख रही थी। शौर्य ने स्टीयरिंग पर हाथ रख उसे जोर से पकड़ लिया। उसकी आंखें कंटिन्यूअसली दुआ पर ही थी। दुआ जिसे अंदाजा भी नहीं था उसकी हर हरकत किसी की बेचैनियों को बढ़ा रही हैं। वो मस्त बेफिक्र भीग रही थी। बारिश की बूंदें जब उसके चेहरे से होकर उसके होठों पर ठहरती तो शौर्य को उन्हें देखकर अपने होठों पर जलन महसूस होती। तभी एक आवाज ने दोनों का ध्यान अपनी ओर खींचा। दुआ की माँ आवाज दुआ को देते हुए लॉन में आई। दुआ ने अपनी अम्मी को देखा और दोनों हाथों से अपने कान पकड़ते हुए क्यूट सा फेस बनाकर सॉरी कहा। दुआ के ऐसे एक्सप्रेशन देखकर शौर्य एक बार फिर मुस्कुरा दिया। दुआ अंदर चली गई। जैसे ही मन्नत अंदर जाने के लिए मुड़ी तो उसकी तिरछी नजरें उस ब्लैक कार पर गई जो उनके घर से कुछ दूरी पर खड़ी थी। कार की विंडो का ब्लैक ग्लास होने की वजह से मन्नत को कार में बैठा शख्स नहीं दिखा, पर शौर्य ने मन्नत को अपनी कार की तरफ देखते हुए देख लिया। शौर्य ने बिना एक सेकंड की देरी किए कार स्टार्ट कर चला गया। मन्नत ने उस ब्लैक कार को जाते हुए देखकर कहा, किसकी कार थी वो? कौन था उस कार में और ये हमारे घर के बाहर क्यों थी? मन्नत अपने मन में सारे सवाल लिए अंदर चली गई। शौर्य कार ड्राइव कर काफी दूर आ गया था, पर अभी भी दुआ का चेहरा उसकी आंखों के सामने से हट नहीं रहा था। शौर्य ने एकदम से ब्रेक लगाया तो कार की फ्रिक्शन की आवाज बारिश की आवाज में घुल गई। ब्रेक लगाते ही शौर्य ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। सड़क पूरी सुनसान थी। सड़क के दोनों तरफ जंगल था और तेज बारिश की आवाज शौर्य के कानों में जा रही था। शौर्य ने अपनी आंखें खोली और सामने देखा। उसके जिस्म की गर्मी जो फिर से बढ़ गई थी। वो कार से बाहर आया और कार की बोनट से टिक कर खड़ा हो गया। हमें बारिश बहुत पसंद है, ये आवाज शौर्य के कानों में गूंज रही थी। शौर्य ने अपने हाथ फैलाए और बारिश में भीगने लगा। उसकी आंखें बंद थी, चेहरा ऊपर की ओर था। वो बंद आंखों से दुआ के होने के एहसास को फील कर रहा था। शौर्य ने अपनी आंखें खोली और सामने देखा, जहां दुआ सड़क के बीचों बीच दोनों हाथ फैलाए भीग रही थी। शौर्य के कदम उसकी ओर बढ़ गए। शौर्य दुआ के पास जाकर उसे देखने लगा। तभी दुआ ने शौर्य को देखा और अपनी भौहें उचकाकर सवाल किया। शौर्य ने अपना एक हाथ दुआ की गर्दन में डाला और उसे अपने करीब कर लिया। शौर्य की नजरें दुआ के होठों पर थी, जो बारिश में भीगने से हल्के गुलाबी हो गए थे और कांप रहे थे। बारिश की बूंदें जो उसके होठों पर ठहरी हुई थी वो उनसे अपनी प्यास बुझाना चाहता था। एपिसोड 16 दुआ के आंसू। शौर्य का गुस्सा। शौर्य की नजरें दुआ के होठों पर थी, जो बारिश में भीगने से हल्के गुलाबी हो गए थे और कांप रहे थे। बारिश की बूंदें जो उसके होठों पर ठहरी हुई थी वो उनसे अपनी प्यास बुझाना चाहता था। शौर्य ने आगे बढ़ते हुए जैसे ही उसके होठों पर अपने होठ रखने चाहे, एक आवाज ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। शौर्य ने पीछे मुड़ते हुए देखा। एक कार तेज रफ्तार से हॉर्न देते हुए आ रही। शौर्य ने वापस दुआ की ओर देखा तो वहां कोई नहीं था। दुआ वहां थी ही नहीं, वो तो शौर्य के ख्यालों में थी जिसे वो अस्यूम कर रहा था। शौर्य ने अपने दोनों हाथ चेहरे पर फेरते हुए अपने बालों को ऊपर किया और एक बार फिर दोनों बाहें फैलाकर ऊपर की ओर देखने लगा। उसने इतनी जोर से दुआ का नाम लिया कि बारिश की बूंदों को भी उसकी आवाज चिढ़ गई। देर रात शौर्य घर पहुंचा। राज उसका काफी देर से वेट कर रहा था। उसके हाथ में कॉफी का मग था और कॉफी पीते हुए हॉल में ही टहल रहा था। शौर्य को भीगा देखकर राज ने शॉक्ड में कहा, तू भीग कैसे गया? तुझे तो बारिश में भीगना पसंद नहीं है ना? शौर्य ने राज की बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की और सीधा अपने रूम में चला गया।
दुआ टॉवल से बालों को सुखाते हुए बाथरूम से बाहर आई। बारिश में नहाकर अब उसे अच्छा फील हो रहा था। टॉवल को एक तरफ रखते हुए दुआ बेड पर बेतरबी से लेट गई। एक हाथ बढ़ाकर बेड साइड टेबल से दुआ ने अपना फोन उठाया और यूज करने लगी। कुछ देर फोन यूज कर दुआ ने अपना फेवरेट सॉफ्ट टॉय लिया और उसे हग करके सो गई। बेड पर एक तरफ दुआ के हल्के गिले बाल बिखरे हुए थे। सोती हुई दुआ के चेहरे पर सारे जहां की मासूमियत थी। शौर्य जब फ्रेश होकर अपने रूम में आया तो राज उसके आने का ही वेट कर रहा था। शौर्य काउच पर बैठ गया और अपने सामने रखे खाने को खाने लगा। राज उसके बगल बैठते हुए उसके सामने एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर बढ़ाते हुए कहा, ले तेरा काम हो गया। क्या उसने इसे साइन करने से पहले इसे पढ़ा? शौर्य ने पूछा। नहीं, उसने कहा ज्वाइनिंग लेटर ही तो है। कहते हुए राज ने शौर्य के चेहरे के एक्सप्रेशन देखने चाहे पर शौर्य शांत था और बिना किसी बात की परवाह किए खाना खा रहा था। राज जब बेड की तरफ बढ़ा सोने के लिए तो शौर्य ने उसे रोकते हुए कहा, आज से तू अपने रूम में सोएगा, मेरे साथ नहीं। राज ने मुंह बनाते हुए कहा, पर क्यों? तेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, फिर क्यों तू मुझे रूम से निकालने पर तुला है? शौर्य ने बिना राज की तरफ देखे कहा, तू अपने रूम में जा रहा है या तुझे इस विले से ही निकाल दूं? राज शौर्य की बात से डर गया और जाते हुए बोला, हाँ जा रहा हूँ, धमकी देने की जरूरत नहीं है। राज ने पिलो और चादर उठाई और चला गया। शौर्य बेड पर लेटा और अपनी दोनों हाथों को सिर के नीचे रखते हुए सोचने लगा। शौर्य के ख्यालों में अभी भी दुआ ही थी। वो कब उसके बारे में सोचते हुए सो गया उसे भी पता नहीं चला। अगला दिन ऑफिस जाने की जल्दबाजी में अब तक दुआ ने 3-4 बर्तन तोड़ दिए थे। आरव ने दुआ को जल्दबाजी करते देखकर कहा, आप आज के लिए काफी है, इतनी तोड़फोड़, कुछ तोड़फोड़ अपने ऑफिस में भी करो, तुम्हें तो हम देख लेंगे। दुआ ने गुस्से से कहा, क्या आप बोर नहीं होती हो क्या? बार बार कहती हो देख लेंगे, कितना देखोगी? ये शक्ल बदलने वाली नहीं है, वहीं रहेगी जितनी बार भी देखोगी। आरव की बातों पर दुआ उसे कोई अच्छा सा जवाब देना चाहती थी, पर देर होने की वजह से वो अपनी कंजी आंखों से ही उसे घूर कर चली गई। ऑफिस पहुंचकर दुआ लिफ्ट के पास खड़ी थी। दुआ ने देखा उससे कुछ दूरी पर ऑफिस का स्टाफ बात करते हुए लिफ्ट के आने का वेट कर रहा था। दुआ ने देखा वो जहां खड़ी थी वहां कोई नहीं था उसके अलावा। दुआ ने नजरें उठाकर इधर उधर देखा तो एक लड़की को रोकते हुए उससे कुछ पूछने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी उस लड़की ने कहा, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? क्या तुम्हें पता नहीं, ये लिफ्ट शौर्य और राज सर ही यूज करते हैं। ये उनकी प्राइवेट लिफ्ट हैं। वहां जाओ, जहां सब खड़े हैं वो लिफ्ट है स्टाफ के लिए। दुआ ने वहीं देखा जहां वो लड़की इशारे कर रही थी। दुआ को अब समझ आ गया क्यों वो सभी उसे देखकर बातें कर रहे थे। दुआ गई और उनके पास जाकर खड़ी हो गई। अच्छा है हमें पता चल गया, अब एक और गलती नहीं कर सकते हम। दुआ ने कल शौर्य की कैबिन की हालत को याद करते हुए कहा। आरती ने जैसे ही दुआ को लिफ्ट के पास देखा उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। उसने अपनी मुट्ठी को कसा और दुआ को घूरते हुए चली गई। एक लड़के की आंखें जो दुआ पर ही थी, वो कंटिन्यूअसली दुआ को देखे जा रहा था। तभी एक दूसरे लड़के ने उस लड़के के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, खूबसूरत है ना? उस लड़के ने अपनी आंखें दुआ पर गड़ाए हुए ही उस लड़के की बातों का जवाब देते हुए कहा, बहुत। लिफ्ट आई और वो सभी एक एक कर लिफ्ट में आ गए। दुआ अपने बैग को दोनों हाथों से पकड़े खड़ी थीं। हल्के पीले रंग के सूट में दुआ बहुत खूबसूरत लग रही थी। लिफ्ट बड़ी थी तो उसमें करीब 12 से 15 लोग आराम से एडजस्ट जो गए थे। दुआ जिसे शौर्य के फ्लोर पर जाना था, वो बिल्डिंग का टॉप फ्लोर था, 25 फ्लोर। हर फ्लोर पर एक अलग डिपार्टमेंट था। अभी 15 फ्लोर ही आया था कि लिफ्ट अचानक से रुक गई और लिफ्ट की लाइट बंद हो गई। सभी घबरा गए। दुआ ने अपने कपड़ों को मुट्ठी में भींच लिया और खुद को खुद में समेटते हुए उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली।
तभी उसे फील हुआ कि किसी ने उसे छुआ। ये महसूस करते ही दुआ ने अपनी आंखें झट से खोली। अंधेरे में उसे कुछ दिखा नहीं, पर कुछ सेकंड बाद ही लाइट आ गई। दुआ ने रोशनी में इधर उधर देखा, पर सब अपनी जगह पर ही खड़े थे। उसे समझ नहीं आ रहा था अंधेरे में किसने उसे छुआ। दुआ ने किसी से कुछ नहीं कहा और जब तक लिफ्ट 25 फ्लोर तक पहुंची दुआ लिफ्ट में अकेली रह गई। ऐसा दुआ के साथ पहली बार हुआ था। वो अपने आप को और नहीं संभाल पाई और रोने लगी। उसके आंसू की बूंद लुढ़क कर उसके गालों पर रही थी। लिफ्ट से निकलकर दुआ सीधे अपने कैबिन में चली गईं। बैग को एक तरफ रखते हुए दुआ सोफे पे बैठकर दोनों हाथों को अपने चेहरे पर रखकर रोने लगी। दो आंखें दुआ को ही देख रही थी। उसने सब देखा था, दुआ का रोते हुए आना और फिर से रोना डंडा। दुआ को रोते हुए देखकर शौर्य ने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद किया। वो अपनी चेयर से उठा और दुआ के पास आकर खड़ा हो गया। दुआ गलती से शौर्य के कैबिन को अपना कैबिन समझकर आ गई था। वो अब सिसकते हुए रो रही थी। तभी एक ठंडी पर शांत आवाज उसके कानों में गई। दुआ ने अपने चेहरे से हाथ हटाया और अपने सामने खड़ी उस पर्सनेलिटी को देखा जिसे देखकर अच्छे अच्छे लोगों के भी होश उड़ जाए। आप यहाँ, कहते हुए दुआ ने कैबिन को देखा। दुआ को एहसास हो गया वो अपने नहीं शौर्य के कैबिन में आ गई है। सॉरी, हम गलती से अपने कैबिन की जगह आपके कैबिन में आ गए। अपनी बात कहते हुए दुआ ने अपना बैग उठाया और उठकर जाने लगी। तभी उसे फील हुआ किसी ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ है। दुआ ने मुड़कर देखा तो वो कोल्ड लुक देते हुए उसे ही देख रहा था। तुम रो क्यों रही हो? शौर्य ने शांत लहजे में पूछा। कुछ नहीं, कहते हुए दुआ ने शौर्य से अपना हाथ छुड़ाना चाहा, पर शौर्य ऐसे ही खड़ा अपनी दो रंग वाली आंखों से उसे देखे जा रहा था। हमारा हाथ छोड़िए, दुआ ने रोते हुए कहा। नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकती। पहले बताओ तुम रो क्यों रही हो? शौर्य ने मुश्किल से खुद को शांत करते हुए कहा। प्लीज सर, हमें जाने दीजिए। कहते हुए दुआ लगातार शौर्य से अपने हाथ को छुड़ाने का स्ट्रगल कर रही थी। दुआ अब और रोने लगी थी। उसके आंसू अब पानी की तरह बह रहे थे। दुआ ने रोते हुए कहा, प्लीज हमें जाने दीजिए। शौर्य ने दुआ का हाथ छोड़ उसे कंधे से पकड़ा और कहा, दुआ प्लीज बताओ क्या हुआ तुम्हें? किसी ने तुमसे कुछ कहा है? प्लीज बोलो दुआ। दुआ ने भीगी आंखों से शौर्य को देखा। ना जाने दुआ को शौर्य की आंखों में देखकर क्या हुआ, वो झट से उसके गले लग गई। दुआ के दोनों हाथ शौर्य की गर्दन पर लिपटे हुए थे। शौर्य तो दुआ की इस स्टेप से अवाक रह गया। दुआ जो उसके सीने से लगी थी, अब दुआ के आंसू शौर्य की शर्ट को भिगो रहे थे।